वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये वीडियो सीरीज हमारी चल रही है प्रीलिम्स 2023 के लिए, जो कि आपका 14 मई को है। और इसमें हम प्रयास कर रहे हैं उन टॉपिक्स को होलिस्टिकली कवर किया जाए जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की जिनकी संभावना है। साथ में ये भी प्रयास किया गया है कि यूपीएससी और यूपीपीएससी में जो उन टॉपिक्स से संबंधित क्वेश्चंस हैं उनको भी यहाँ पर अटैच किया जाए जो पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, राइट। और ये हमारी सीरीज़ बाइलिंगुअल है। अगर आप हिंदी मीडियम के होंगे या इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोग ही इससे बेनिफिट ले सकते हैं। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और यूपीपीसीएस की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आप पीसीएस, आरओ, एआरओ सभी के लिए हमारे यहाँ क्रैश कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। उनको ज्वाइन करके आप पूरी तैयारी करके सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। साथ में बीपीएससी, यूकेपीएससी, एचसीएस जैसे एग्जाम्स के लिए भी हमारे यहाँ क्रैश कोर्सेज और पेड कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। इनसे संबंधित अधिक जानकारी आपको गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। तो अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप तुरंत इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ में अगर आपने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो इसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसको ज्वाइन करने से आपको चैनल से संबंधित जो भी अपडेट्स हैं वो टाइमली मिल जाएंगे, राइट। तो ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। आइए अब हम देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। देखिए, आज का हमारा टॉपिक पॉलिटी का है और वो है सबसे पहला टॉपिक स्केड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, स्केड्यूल से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि फर्स्ट स्केड्यूल का किससे संबंध है, 10th स्केड्यूल का संबंध किससे है, ठीक है। इसीलिए मैंने स्केड्यूल्स का टॉपिक यहाँ पर रखा है। थोड़ा सा हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि कैसा भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूशन की अनुसूचियों से संबंधित तो वो आप बिल्कुल सही कर कर आए, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने स्केड्यूल्स हैं, कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कितनी थी? 10 अनुसूचियां थी। 1949 में जब कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था उस समय पर कितनी थी? उस समय पर केवल 8 अनुसूचियां थी। और ये जो 4 एक्स्ट्रा अनुसूचियां हैं ये समय समय पर जोड़ी गई हैं। इनिशियली केवल 8 अनुसूचियां ही थी, ठीक है। अब पहली अनुसूची जो है वो देख लेते हैं। देखिए, तो पहली अनुसूची में क्या बात की गई है, इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी सीमा और क्षेत्रीय अधिकार शामिल किए गए, ठीक है। इसमें नाम है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के और उनका एक्सटेंट और टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शंस है, राइट। तो ये थोड़ा सा ऐसे सुनिएगा कि आपको अगर अनुसूचियां नहीं लर्न होती हैं कभी तो लर्न होती हुई चले, ठीक है। तो पहली अनुसूची में क्या है? राज्य और यूनियन टेरिटरीज के बारे में इंफॉर्मेशन है। ये हो गई हमारी पहली अनुसूची। उसके बाद दूसरी अनुसूची क्या है? देखिए, ऐसे भी आप लर्न कर सकते हैं। सेकंड है, ये एस से सेकंड है और एस से सैलरी, ठीक है। तो सेकंड स्केड्यूल जो है, सेकंड अनुसूची, ये सैलरी से संबंधित है, ठीक है। कंटेन्स द प्रोविजंस रिलेटेड टू अलाउंसेस, प्रिविलेजेस और एमोल्यूमेंट्स। तो एक तरह से ये सैलरी की ही बात कर रहा है, यानी कि भत्ते, विशेषाधिकार और परिलिप्तियों से संबंधित है। किसकी किसकी अब सैलरी की बात हो रही है? अलाउंसेस की बात हो रही है, प्रेसिडेंट की बात हो रही है, जो गवर्नर हैं इंडियन स्टेट्स के उनकी, लोकसभा के स्पीकर जो हैं और डेप्यूटी स्पीकर जो लोकसभा के हैं उनकी, और चेयरमैन राज्यसभा के और डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा के। तो इन लोगों के अलाउंसेस की यहाँ पर बात हो रही है। साथ में कुछ और लोगों के अलाउंसेस की भी बात हो रही है। किसकी किसकी? स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज की जो स्टेट्स की हैं, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के जो स्टेट्स में हैं। अब आप मुझे ये कमेंट कर बताइएगा कि कितनी स्टेट्स में इंडिया में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं। प्रेजेंट में कितनी ऐसी स्टेट्स हैं इंडिया में जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है।
उसके बाद किसके अलाउंसेस हैं इसमें? सुप्रीम कोर्ट के जजेस के, हाई कोर्ट के जजेस के, और कैग यानी कि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। देखिए ये थोड़ा डिटेल में है, लेकिन ये आपको देखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस का जो लेवल है वो एग्जाम में टफ हो रहा है और सीट्स भी इतनी नहीं है कि आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ दें, राइट। तो कट ऑफ भी काफ़ी ज़्यादा हाई जाने के चांसेस हैं। अगर इन्होंने पूछ लिया कि सेकेंड अनुसूची का संबंध किससे है, तब ये आंसर सब लोग कर लेंगे, लेकिन इसकी जो डिटेल है कि किसके किसके अलाउंसेस जो हैं वो इसमें डिस्कस किए गए हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। और यूपी पीसीएस में भी अब ऐसे क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, राइट। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। प्रेसिडेंट और गवर्नर हो गए, लोकसभा के स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर हो गए, राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन हो गए। उसके बाद स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर कहाँ के हो गए? लेजिस्लेटिव असेंबलीज के। चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन कहाँ के हो गए? लेजिस्लेटिव काउंसिल के। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, और आखिरी में इंपॉर्टेंट क्या है? कैग यानी कि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनकी भी सैलरी और अलाउंसेस से संबंधित यहाँ पर प्रोविजंस दिए हुए हैं, राइट। तो ये टोटल कितने लोग हो गए हैं, इनको काउंट कीजिएगा एक बार ताकि आपको याद रहे। उसके बाद थर्ड स्केड्यूल में आते हैं। थर्ड स्केड्यूल किससे संबंधित है? ओथ और एफर्मेशन से। थोड़ा सा एक दो बार बोलने का प्रयास कीजिएगा। थर्ड स्केड्यूल का संबंध किससे है? शपथ और प्रतिज्ञान से, ओथ और एफर्मेशन से। अब यहाँ पर किसकी किसकी ओथ और एफर्मेशन दी गई हैं? यूनियन मिनिस्टर्स जो हैं, पार्लियामेंट के इलेक्शन कैंडिडेट्स जो होते हैं, लोकसभा के चुनाव के जो उम्मीदवार होते हैं उनकी, उसके बाद जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो इलेक्ट होते हैं, देन सुप्रीम कोर्ट के जजेस, राइट। उसके बाद देख लेते हैं कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये फिर से आ जाते हैं यहाँ पर। उसके बाद जो स्टेट के मिनिस्टर्स हैं, राज्य मंत्री, उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर के जो इलेक्शन कैंडिडेट्स होते हैं और स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि एमएलए और एमएलसी, और उसके बाद हाई कोर्ट के जजेस। तो ये थोड़ा सा रटने वाली चीज़ें हैं, एक बार फिर से इनको देख लीजिएगा। ओथ और एफर्मेशन में किसकी बात की गई है और अलाउंसेस में किसकी बात की गई है, ये आपको पता होना चाहिए। देन फोर्थ स्केड्यूल में आते हैं हम, और जो फोर्थ स्केड्यूल है इसमें किससे संबंधित प्रोविजंस हैं? फोर्थ स्केड्यूल में प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू द एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन राज्यसभा। तो फोर्थ स्केड्यूल का संबंध किससे है? राज्यसभा से है, ठीक है। राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन होता है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का, उससे संबंधित अनुसूची है फोर्थ हमारी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं बहुत बार, इसलिए ये हमारे गलत नहीं होने चाहिए। उसके बाद आती है फिफ्थ स्केड्यूल और सिक्स्थ स्केड्यूल, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है और इससे संबंधित कंट्रोवर्सी भी चल रही है। जो लद्दाख वाली मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी, तो उसको भी हम देखेंगे अभी। तो क्या है? फिफ्थ स्केड्यूल में प्रोविजंस है रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ स्केड्यूल्ड एरियाज एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब्स। हमारे पूरे देश में जो स्केड्यूल्ड एरियाज और स्केड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनसे संबंधित एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के प्रोविजंस किसमें है? फिफ्थ स्केड्यूल में, ठीक है। और इसमें एक आर्टिकल भी इससे संबंधित है, वो भी बता देती हूँ आपको। आर्टिकल कौन सा हो जाता है? आर्टिकल 244(1), ठीक है, ये फिफ्थ स्केड्यूल से संबंधित है। और जो सिक्स्थ स्केड्यूल है इससे संबंधित है आर्टिकल 244 क्लॉज 2, ठीक है। और उसके बाद हमने देख लिया फिफ्थ स्केड्यूल में क्या दिया हुआ है 5वीं अनुसूची में। छठी में क्या कहा गया है? इसमें प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए एटीएम करके, ATMM ऐसे करके लर्न कर लीजिए। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये 4 ऐसी स्टेट्स हैं जो जिनमें प्रोविजन है, जिनके बारे में किसमें प्रोविजन है? छठी अनुसूची में। अब इनको अलग अलग क्यों रखा गया, एक ही में क्यों नहीं रखा गया? मेन डिफरेंस ये है कि यहाँ की जो जनजातियाँ हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, वो हमारी जो मेन स्ट्रीम है उससे काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, ठीक है। जबकि जो फिफ्थ स्केड्यूल के जो एरियाज हैं वो कंपैरेटिवली बेटर पोजीशन में हैं। साथ में एक और पॉइंट है, इसके अंतर्गत सिक्स्थ स्केड्यूल में एक ये भी प्रावधान किया गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में क्या हो सकेगा? यहाँ पर ये हो सकेगा कि यहाँ के जो ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ पर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बन सकेंगे।
क्या बन सकेंगी? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ठीक है, ये क्या होती हैं अब? तो ये जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होंगी, इनके पास ये पावर होती है कि अपना, जैसे मान लीजिए ये स्टेट है असम का, इसमें यहाँ पर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इस एरिया की होगी, तो इसके पास पावर होगी कि इस एरिया के अंतर्गत वो लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी रखे और इससे इनसे संबंधित कोई अगर कानून बनाना हो, कोई ऐसी कोई चीज़ को लागू करवाना हो, तो वो उनके पास थोड़ी सी पावर्स दे दी जाती हैं। ठीक है, तो ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का प्रावधान किस में है? शेड्यूल 6 में है और इन्हीं स्टेट्स के लिए है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्राइबल लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हैं, तो इसीलिए इनको थोड़ी सी पावर्स दी गई कि ये इनकी जो भी परंपराएं हैं वो उसको ये अच्छे से फॉलो कर सकें। अब रिसेंटली विवाद क्या उठा है उसको भी देख लेते हैं। विवाद ये उठा है कि लद्दाख, आपको पता है, एक यूनियन टेरिटरी बन गया है किसके बाद? जब से आर्टिकल 370 हटा है और रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, तो जम्मू कश्मीर भी एक यूनियन टेरिटरी बन गया है, लद्दाख भी बन गया है। तो उसमें क्या होने लगा है? लद्दाख में टूरिज्म बढ़ रहा है। ठीक है, और बाहर से जो लोग आ रहे हैं, कंपनियां आ रही हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसके चलते लद्दाख में एक ऐसा भय उत्पन्न हो गया है लद्दाख के लोगों में कि बाहर के जो लोग हैं वो वहाँ पर अपना आधिपत्य जमा लेंगे। राइट, तो इसी के चलते जो आपने नाम सुना होगा सोनम वांगचुक का, उन्होंने भी मांग की कि लद्दाख को किसका दर्जा दिया जाना चाहिए? लद्दाख को शेड्यूल 6 में रख देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कहा है वहाँ पर 90-95% से ज़्यादा लोग जनजातीय हैं। ठीक है, लेकिन अब इसका विरोध क्यों हो रहा है इनकी इस मांग का? क्योंकि लद्दाख में जो ट्राइबल एरियाज हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, वो उतने पिछड़े नहीं हैं जितने इन चारों स्टेट्स के हैं। ठीक है, तो इसीलिए लद्दाख को 6th शेड्यूल में रखना उतना लॉजिकल साउंड नहीं कर रहा है, लेकिन वहाँ का यही इशू चल रहा है, तो हमें थोड़ा सा इशू पता होना चाहिए। जिनका इंटरव्यू है उनको पता होना चाहिए, और बाकी हमारे एग्जाम के लिए जितना इम्पोर्टेंट है वो हमने देख लिया। राइट, आगे देखते हैं 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल जो है, इसका संबंध है 3 लिस्ट से। कौन कौन सी 3 लिस्ट है? यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। और इससे संबंधित आर्टिकल क्या है वो भी देख लेते हैं। देखिए, तो जो हमारी 7th शेड्यूल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, इसका संबंध है आर्टिकल 246 से। ठीक है, और इसके अंतर्गत मेनली 3 लिस्ट आती हैं। एक आती है यूनियन, फिर स्टेट और फिर कॉन्करेंट। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स हैं जिस पर कानून कौन बनाएगा? यूनियन, यानी कि केंद्र सरकार। और जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स हैं उन पर कानून कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। और जो कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट्स हैं इन पर कानून कौन बनाएगा? यूनियन और स्टेट, यानी कि या तो केंद्र सरकार बना सकती है या तो राज्य सरकार बना सकती है। लेकिन अगर दोनों ने बना दिया और दोनों में आपस में डिस्प्यूट हो गया, तो फिर किसका कानून मान्य होगा? यूनियन का, यानी कि केंद्र सरकार का वो कानून मान्य होगा। और कुछ ऐसे भी मैटर्स हैं, कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं जो इन तीनों में से किसी भी लिस्ट में नहीं लिखे हुए हैं, तो वो किस में आते हैं? वो आते हैं रेसिडुअरी पावर्स में। ठीक है, रेसिडुअरी पावर्स में आते हैं। और ये जो रेसिडुअरी पावर्स हैं, इसमें ये किसके पास है? यूनियन, यानी कि केंद्र सरकार के पास। अब इनिशियली जो था वो कितने थे? यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स थे? यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स थे। और इनिशियली स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स थे? 66 सब्जेक्ट थे। और कॉन्करेंट में इनिशियली कितने सब्जेक्ट्स थे? 47 सब्जेक्ट्स थे। ठीक है, लेकिन फिलहाल क्या कंडीशन हो गई है? फिलहाल ये हो गया है, फिलहाल यूनियन में कितने सब्जेक्ट्स हो गए हैं? यूनियन में हो गए हैं 100 सब्जेक्ट्स, यानी कि एक तरह से टॉपिक समझ लीजिए कि इन टॉपिक्स पर यूनियन गवर्नमेंट जो है वो कानून बनाएगी। और स्टेट में कितने, स्टेट लिस्ट जो है उसमें कितने सब्जेक्ट्स हो गए उसके पास हो गए 61, 66 से रिड्यूस होकर 61 हो गए। और जो कॉन्करेंट लिस्ट है इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं इन पर ये कितने हो गए हैं? ये हो गए हैं 52। ये पहले कितने थे? 47 से होकर 52 हो गए। राइट, तो यानी कि कुछ इधर उधर हुए हैं, तो उनमें से कुछ के लिए पूछ भी लिया जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट कौन सी लिस्ट में आता है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, एक चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बाकी आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जो हमारी यूनियन लिस्ट है, देखिए अब जो यूनियन है, यूनियन की जो लिस्ट है उसमें कौन से सब्जेक्ट्स होंगे? सारे वो सब्जेक्ट्स होंगे जो किससे संबंधित होंगे? नेशनल इंपॉर्टेंस से। और भी सब्जेक्ट्स होंगे लेकिन नेशनल इंपॉर्टेंस वाले सारे सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट में होंगे। स्टेट लिस्ट में
कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, सब हमें नहीं लर्न करने हैं, लेकिन थोड़े से कि मैं नाम बता देती हूँ आपको ताकि आप याद रखें। जैसे कि पब्लिक ऑर्डर हो गया, उसके बाद प्रेजेंस हो गया, फिर पब्लिक हेल्थ हो गई, ठीक है, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, ट्रांसपोर्ट, और इसके अलावा एग्रीकल्चर, एजुकेशन और रिसर्च, फिशरीज, ये सारे हमारे स्टेट के सब्जेक्ट होते हैं, राइट। उसके बाद अंत में हम आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर। इसमें कौन कौन से होते हैं, देखिए, तो इसमें भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, याद करने का प्रयास कीजिए, 1976 में हुआ था। तो ये जो कॉन्करेंट लिस्ट में भी इसमें एक चेंज किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के द्वारा। क्या किया गया था, स्टेट लिस्ट के 5 सब्जेक्ट्स ऐसे थे, स्टेट लिस्ट के 5 सब्जेक्ट्स को कहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया था, स्टेट लिस्ट से ट्रांसफर कर दिया गया था कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है। और वो कौन से 5 सब्जेक्ट्स थे, इनके नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला हो गया एजुकेशन, दूसरा हो गया फॉरेस्ट, तीसरा हो गया वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड प्रोटेक्शन, चौथा हो गया वेट्स एंड मेजर्स, और पांचवा हो गया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो इनको एक तरह से लर्न कर लीजिएगा, EFWW, और आखिरी हो गया हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ए। तो इस तरह से कुछ बना लीजिएगा, EFWW एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक हो गया हमारा एजुकेशन, फिर फॉरेस्ट, उसके बाद वाइल्ड एनिमल और बर्ड प्रोटेक्शन, उसके बाद वेट्स और मेजर्स, देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, सारी कोर्ट्स का एक्सेप्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। और एक चीज़ और, जो कॉन्करेंट लिस्ट है, ये किसके कॉन्स्टिट्यूशन से उधार ली गई थी, ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है। तो कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलियन जो कॉन्स्टिट्यूशन था वहाँ से ली गई है। देखिए, आप लोग कहते हैं कि मैं उसी स्लाइड में ना लिखूं, इसीलिए मैंने ये प्रयास किया है कि जो चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली थी यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा था, इसीलिए ये ब्लैंक स्लाइड में थोड़ा सा मैंने बताने का प्रयास किया है, राइट। तो अब हम वापस चलते हैं। अब हम आते हैं 8th स्केड्यूल में, यानी कि 8वीं अनुसूची में, ठीक है। इसमें 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया है, और सिंधी लैंग्वेज जो है इसको ऐड किया गया था, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तब भी यहाँ पर एक बार रिविजन हो जाएगा। सिंधी लैंग्वेज को कब ऐड किया गया था, 21वें संविधान संशोधन जो 1967 में हुआ था। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इनको ऐड किया गया था 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, जो कि 1992 में हुआ था। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इनको 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 से ऐड किया गया था, जो लागू कब हुआ था, 2004 में ये फोर्स में आया था। तो कुल मिलाकर जो 8th शेड्यूल है, इसका संबंध किससे हो जाता है, 8th शेड्यूल का संबंध हो जाता है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस से, ठीक है। और इसके ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, हमने 1-2 बार इसको डिस्कस किया है, तो इसको याद रखिएगा। और इनिशियली जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेजेस लिखी गई थी, देखिए, तो ये बताइए कि इनिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी, 14 थी, ठीक है। और समय समय पर ये ऐड हो गई, और वर्तमान में कितनी हो गई हैं, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो गई हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके अलावा और इससे संबंधित ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं अब हम 9th शेड्यूल। अब आपने देख लिया कि 8 अनुसूचियां हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग से थी, और उसके बाद वाली जो 4 हैं उनको समय समय पर ऐड किया गया है। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो नवी अनुसूची है ये कब ऐड की गई। ये ऐड की गई थी जो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, उसी के द्वारा इसको ऐड कर दिया गया था, ठीक है। और ये संबंधित किससे है, ये लैंड रिफॉर्म और एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम से संबंधित है, ठीक है। तो याद रखिएगा 9th शेड्यूल किससे संबंधित है, लैंड रिफॉर्म से और एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, ठीक है। तो ये पहली अनुसूची ऐड की गई थी और पहले अमेंडमेंट से द्वारा ऐड की गई थी, बाकी 8 उसमें ओरिजिनली थी, ठीक है। उसके बाद इससे संबंधित और पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए, इनिशियली इसमें क्या कहा गया था कि, तो इसमें क्या किया गया था कि इस
अमेंडमेंट के द्वारा इसमें शामिल, इसके अंतर्गत क्या किया गया था, इसमें जो शामिल कानून होंगे उनको मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक पुनरीक्षण से संरक्षा दे दी गई थी, यानी कि सुरक्षा दे दी गई थी कि उसमें कोई जुडिशियल स्क्रूटनी ना हो सके। ठीक है, लेकिन फिर 2007 में हम देखते हैं कि IR कोहेलो नामक एक केस हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो भी लॉज होंगे 9th शेड्यूल के अंतर्गत उनको भी चैलेंज किया जा सकेगा ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि आप जुडिशियरी के अलग नहीं रख सकते कि जुडिशियल स्क्रूटनी ना हो, ऐसा नहीं संभव है क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इससे वायलेट हो रहा है, राइट। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने IR कोहेलो केस 2007 में कहा कि जो भी लॉज आएंगे 9th शेड्यूल के अंतर्गत उनको भी चैलेंज किया जा सकेगा ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट केस है, याद रखिएगा। उसके बाद 10th शेड्यूल आती है। इसमें क्या कहा गया, इसमें प्रोविजन संबंधित है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। और इसको कब ऐड किया गया था, इसको ऐड किया गया था 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से इसको ऐड किया गया था। एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों लाया गया था, आपको पता है कि इनिशियली क्या हुआ था, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपनी पार्टी एक बार इलेक्ट हो जाते थे और उसके बाद पैसों के चक्कर में पार्टी बदलते रहते थे, राइट। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये लाया गया और सोचा गया था ऐसा कि शायद ये जो लोग अपनी पार्टी को छोड़कर चले जाते हैं और पार्टी बदलती रहती हैं, आया राम और गया राम की जो प्रथा है वो बंद हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वर्तमान में पॉलिटिशियंस ने उसके लिए भी एक नया तरीका निकाल लिया है। ठीक है, तो ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है कौन से एक्ट से लाया गया था, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 से। इसके अंतर्गत कुछ प्रोविजंस हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जो प्रोविजंस हैं उसमें क्या कहा गया है, देखो, तो कुछ ऐसी कंडीशंस बताई गई कि किन दशाओं में व्यक्ति को पार्टी से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो डिफेक्शन की कौन सी कंडीशंस मानी जाएंगी। पहली कंडीशन ये थी कि अगर व्यक्ति जो है वो अपने आप से अपनी मर्जी से अपनी मेंबरशिप पॉलिटिकल पार्टी की दे दे तो ठीक है, वो उसको निकाल दिया जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या रखी गई, दूसरी में ये कहा गया कि यदि जो पार्टी कह रही है उसके अगेंस्ट जाकर व्यक्ति वोट करता है या एब्सटेन करता है वोट देने से, तो इसको भी डिफेक्शन माना जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या रखी गई, तीसरी कंडीशन में ये कहा गया कि कोई भी इंडिपेंडेंटली अगर इलेक्ट हो रहा है मेंबर और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर ले तो भी उसको डिफेक्शन माना जाएगा। चौथी कंडीशन क्या रखी गई कि कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो इसको भी डिफेक्शन माना जाएगा। तो ये कुछ ग्राउंड्स रखे गए डिफेक्शन के। ठीक है, लेकिन 2-3 चीज़ें और रखी गई। अब ये डिफेक्शन कर रहा है, कोई ऐसा दल बदल रहा है, तो इसके लिए किसी को अगर ठहराया जाएगा जिम्मेदार, उसको निकाला जाएगा, उसको इसके लिए माना जाएगा गुनहगार, तो ये डिसाइड कौन करेगा, तो ये डिसाइड करेंगे चेयरमैन या फिर स्पीकर, राज्यसभा में चेयरमैन या फिर स्पीकर। तो अब क्या होता है कि ये जो चेयरमैन और स्पीकर होते हैं वो डिसाइड करने में ही बहुत लंबा समय लगा देते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से इन लोगों ने निकाल लिया है रास्ता। और दूसरी क्या चीज़ है, दूसरी चीज़ एक और रखी गई कि जितने भी मेंबर्स हैं अगर उनमें से मान लो एक पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 मेंबर्स ही छोड़ देते हैं तो उसको डिफेक्शन नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये डिफेक्शन नहीं माना जाएगा अगर 2/3 मेंबर्स छोड़ते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया कि 2/3 से ज़्यादा अगर मेंबर्स जा रहे हैं तो उसको डिफेक्शन नहीं माना जाएगा और उसको डिसाइड कौन करता है, स्पीकर और या फिर चेयरमैन। और इनके लिए कोई टाइम निर्धारित नहीं है कि इनको 6 महीने में करना है या 1 साल में करना है या 6 हफ्तों में करना है, इसीलिए ये लोग इसको लंबा खींच लेते हैं। तो ये हो गया हमारा दल बदल कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ हमने देख लिया। उसके बाद आते हैं हम 11वीं अनुसूची में। देखिए, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने डिटेल में देखा है। तो 11वीं अनुसूची जो है ये किससे संबंधित है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से। और ये इसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं और ये पंचायत से संबंधित है, राइट। और वैसे ही जो 12वीं अनुसूची है ये किससे संबंधित है, म्यूनिसिपैलिटीज से संबंधित है। और ये लाया गया था 74वां संविधान संशोधन अधिनियम
1992 में इसमें 18 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये हमने सारे जो स्केड्यूल्स हैं उनको देख लिया है। एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार रिकॉल करने का प्रयास कीजिएगा कि आप कितनी स्केड्यूल्स आपको याद है, राइट। उसके बाद हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो इनसे संबंधित पूछे गए हैं। पूछा गया है कि 9th शेड्यूल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ। अब देखिए, डायरेक्टली आपसे नहीं पूछा गया है कि ये कौन से वर्ष में आई या कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको ऐड किया गया। अब इसमें हमसे पूछा गया है कौन हमारे उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी जी या फिर मोरारजी देसाई। तो यहाँ पर आप प्रयास करिए सोचने का कि ये कब हुआ था, 9th शेड्यूल को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कब किया गया था। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। अब बताइए कौन थे उस समय पर प्राइम मिनिस्टर हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला देखते हैं। कहा गया है अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत निजी पार्टियों को खनन के लिए जनजातीय भूमि के हस्तांतरण को शून्य घोषित किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा। देखिए, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन एक बार आप अनुसूचियों को देखिए और प्रयास कीजिए फिर से क्वेश्चन से रिलेट करने का। यहाँ पर जनजातीय भूमि की बात हो रही है, यानी कि कोई ऐसी अनुसूची होगी जिसमें जनजातियों के बारे में कहा गया है। तो ऑप्शंस क्या है, तीसरी, पांचवी, 9वीं या फिर 12वीं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 5वीं अनुसूची में ऐसा प्रावधान किया गया है, राइट। करेक्ट आंसर बी हो गया। तो क्वेश्चन को देखकर डरने की जरूरत नहीं है, एक बार आप ऑप्शन देखिए और फिर शायद दोबारा क्वेश्चन पढ़िए तो शायद आपको उसका उत्तर मिल जाए। फिर देखते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहले में कहा गया है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत की जो संसद है, भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में एक विशेष कानून को शामिल कर सकती है। वैलिडिटी ऑफ अ लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। 9वीं अनुसूची में रखे गए जो कानून की वैधता की जांच किसी भी अदालत द्वारा नहीं की जा सकती है और ना ही इस पर कोई फैसला सुनाया जा सकता है। तो अब हमको बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। देखिए, तो यहाँ पर पहला कथन हमारा सही हो जाएगा कि पार्लियामेंट कोई भी पर्टिकुलर लॉ को रख सकती है 9th शेड्यूल में, और ये जो दूसरा है ये गलत हो जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दे दिया था कि इसको कोर्ट के द्वारा एग्जामिन किया जा सकता है उस लॉ को। ऐसा नहीं कि कोर्ट एग्जामिन नहीं कर सकती, तो उसको एग्जामिन कर सकती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द प्रोविजंस रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन। तो अब आप बताइए कौन सी शेड्यूल है, दूसरी, 5वीं, 8वीं या फिर 10वीं। तो आपको पता है 10वीं अनुसूची है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उसके बाद हम दूसरा टॉपिक देख रहे हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए, अब हम पॉलिटी से डायरेक्टली इकोनॉमिक्स में आ गए हैं, तो थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा, आप बोर नहीं होंगे। टॉपिक देख लेते हैं, छोटा सा ही है लेकिन पूछ लिए जाते हैं ऐसे टॉपिक से भी क्वेश्चंस, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत 2003 में स्थापित किया गया था, यानी कि कंपटीशन एक्ट 2002 के अंतर्गत इसको बनाया गया था और स्टैब्लिश 2003 में हुआ। ये उन गतिविधियों को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है जिनका भारत में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, यानी कि इंडिया में एक तरह से हेल्दी कंपटीशन को बढ़ाने के लिए ही इसको स्थापित किया गया था। और इसमें कौन कौन होता है, एक चेयरपर्सन होंगे और 6 मेंबर्स होंगे, जिनको अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। ठीक है, साथ में इनके पास उन कंपनियों को जांच करने और उन पर जुर्माना लगाने की भी शक्ति है जो मूल्य निर्धारण जैसे प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं में संलग्न पाई जाती है, यानी कि जो भी अनहेल्दी कंपटीशन करेगा उनको ये इन्वेस्टिगेट कर सकती हैं और साथ में फाइन भी उसके ऊपर इम्पोज कर सकती हैं। देन
और क्या कर सकती है ये, क्या कर सकता है ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया? इसके पास पावर है कि रिव्यू करे और अप्रूव करे कंपनियों के मर्जर्स और एक्विजिशंस को, कि आपस में विलय हो रहा है या कोई कंपनी छोटी कंपनी को खरीद रही है, तो इससे संबंधित भी पावर है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। उसके बाद द एक्ट वॉज पास इन 2002 में पास हुआ था और इसको अमेंड किया गया फिर कंपटीशन कमीशन एक्ट को 2007 में, ठीक है। और रिसेंटली भी एक बिल इसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया था 2022 में, लेकिन वो पास नहीं हो सका, ठीक है। तो जब पास नहीं हो सका तो उसको हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कंपटीशन एपेलेट ट्राइब्यूनल जो है और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये दोनों ही इस्टेब्लिश किए गए थे अमेंडमेंट के एक्ट के प्रोविजंस के माध्यम से, ठीक है। तो कंपटीशन एपेलेट ट्राइब्यूनल जो है ये अमेंडमेंट के बाद इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, यानी कि राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, NCLAT, ठीक है। इसकी स्थापना 2017 में सरकार द्वारा प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण कॉम्पैट को प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से की गई थी। यानी कि जो NCLAT है इसको स्टैब्लिश किया गया था 2017 में, और इसने किसको रिप्लेस किया था? कॉम्पिटिशन एपेलेट ट्राइब्यूनल कॉम्पैट, इसको रिप्लेस कर दिया था, ठीक है। तो ये नया बन गया है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, 2017 में बना था और इसने इसको रिप्लेस कर दिया था। उसके बाद दूसरा हमारा एक छोटा सा और टॉपिक है, वो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। अब ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन शायद आपने न्यूज़ में पढ़ा हो इसका नाम। ये बेसिकली क्या है, ये एक तरह से ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड इको लेबल है, विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेबल है, और ये अकॉर्ड किया जाता है, दिया किसके द्वारा जाता है? फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, जो कि डेनमार्क में है, ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देता है। ये दिया जाता है 33 क्राइटेरियाज के बेसिस पर, जिनको 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एनवायरमेंटल एजुकेशन और इंफॉर्मेशन, बाथिंग वाटर क्वालिटी, एनवायरमेंट मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एंड सेफ्टी सर्विसेज इन द बीचेस। बेसिकली ये इको लेवल किसके लिए है? बीचेस के लिए है ये, ठीक है। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है ये बीचेस को दिया जाता है, राइट। और साथ में इसका क्राइटेरिया कितने हैं? 33 क्राइटेरियाज हैं, जो बेसिकली 4 हमारे मेजर पार्ट्स में आते हैं, वही हिंदी में लिखे हुए हैं। पर्यावरण, शिक्षा और सूचना, नहाने की पानी की गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन, समुद्र तटों में सुरक्षा और सुरक्षा सेवाओं में इनको विभाजित किया गया है, राइट। और ये किससे संबंधित है? फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन, डेनमार्क के द्वारा इसको दिया जाता है, और ये संबंधित है हमारे बीचेस से, राइट। और जो बीच ये सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेता है उसको कंसिडर किया जाता है क्लीनेस्ट बीच ऑफ द वर्ल्ड। क्लीनेस्ट बीचेस ऑफ द वर्ल्ड की जो लिस्ट है उसमें ये सम्मिलित होता है। तो जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है ये एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, तो उसी के आधार पर इंडिया में भी एक इको लेबल स्टैब्लिश किया गया है। वो क्या है? उसका नाम है बीम्स, बीच एनवायरनमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विसेज। तो ये इंडिया का ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की तरह ही एक पैरेलल स्टैब्लिश किया गया, पैरेलली, ठीक है। और रिसेंटली जो इंडिया में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है ये 2 बीचेस को दिया गया था। ये अक्टूबर के 2022 के लगभग दिया गया था। एक था मिनिकॉय का थुंडी बीच, मिनिकॉय का थुंडी बीच, ठीक है, यहाँ एन भी होगा, मिनिकॉय का थुंडी बीच। और दूसरा था कादामत बीच, कादामत बीच। ये दोनों ही जो बीचेस हैं ये कहाँ के हैं? लक्षद्वीप के, ठीक है। तो इनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया था। तो इन दोनों को मिलाकर जो नंबर ऑफ ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीचेस हैं इंडिया में वो कितने हो गए हैं? 12 हो गए, ठीक है। तो ये हमने देख लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इनमें एक बार नज़र डाल लेते हैं, बस ज़्यादा आपको इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार बस नाम देख लेते हैं। शिवराजपुर गुजरात में, घोगला दीव में, और ये कासरकोट उत्तरा कर्नाटक में, और उसके बाद पाडुबिद्री उडुपी कर्नाटक में, कप्पड़ केरल में, उसके बाद ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश में, देन गोल्डन उड़ीसा में, राधानगर अंडमान निकोबार में,
कोवलम तमिलनाडु में और ईडन पुडुचेरी में, राइट। तो ये हमारे 10 थे। जो 2 रिसेंटली ऐड हुए हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, थुंडी बीच और कादमत बीच, ठीक है। तो ये सबके ये पूरे 12 हो गए, तो इन दोनों को भी याद रखिएगा। देन एक हमारा जो करंट अफेयर का टॉपिक रहता है, रीसेंट करंट अफेयर का है मेनली, तो उसमें हम ये टॉपिक देख लेते हैं। क्या टॉपिक है? इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट लॉन्च, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया का पहला, कोई भी चीज़ अगर पहली होती है तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है। तो पहला प्राइवेट लॉन्च इंडिया का क्या है वो देख लेते हैं। इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट जिसका नाम क्या था? विक्रम एस, इसको लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। ये विक्रम एस किसके नाम पर रखा गया है? विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। और मिशन का कोड नेम क्या था? प्रारंभ, ठीक है। तो ये माइन्यूट से क्वेश्चन, जैसे जो माइन्यूट डिटेल्स हम कई बार मिस कर देते हैं, उन्हीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मिशन का कोड नेम था प्रारंभ। और ये जो है ये इंडिया का प्राइवेट सेक्टर की पहली एंट्री है स्पेस लॉन्च मार्केट में, वरना इंडिया में इसरो के द्वारा ही रॉकेट्स लॉन्च किए जाते हैं, कोई भी ऐसा प्राइवेट प्लेयर नहीं है जो इसमें इन्वॉल्व हो। तो उस तरह का ये प्राइवेट लॉन्च पहला है, राइट। और ये इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड लॉन्च व्हीकल बाय हैदराबाद बेस्ड स्काई रूट एरोस्पेस है, ठीक है। तो स्काई रूट एरोस्पेस उस कंपनी का नाम है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसने 3 सैटेलाइट्स कैरी किए हैं जिसमें से 2 इंडियन है और 1 फॉरेन है, और सब ऑर्बिटल फ्लाइट थी ये। और साथ में जो लॉन्च व्हीकल था इंजन, उसका नाम क्या था? कलाम 80। इसको किसके नाम पर रखा गया था? हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे APJ अब्दुल कलाम जी के नाम पर। और विक्रम एस जो है ये एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था, ठीक है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी, हमने देख ली। एक और आज हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक, छोटा सा है ये भी, मैंने सारे टॉपिक्स के लिए छोटा का है, तो आप इससे मत घबराइएगा मत, छोटे ही हैं, कुछ कुछ चीज़ें ही लर्न करनी है। अगर वो 2-3 पेज के भी हैं तब भी हमें उससे जो गेन करनी है इन्फॉर्मेशन, वो 2-3 लाइन में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा आखिरी टॉपिक है, इसके बाद हम नहीं करेंगे और चीज़ें, अगले वीडियो में मिलेंगे फिर हम। तो ये I2UT क्या है? ये एक ग्रुप है, नाम से पता चल रहा है, इंडिया, इजराइल, US और UAE का, ठीक है। तो ये 4 देशों का ग्रुप है I2U2। ये इसकी जो पहली लीडर्स की समिट हुई थी, पहली बार समिट, मतलब जो मेन जो टॉप के लीडर्स होते हैं वो जब मिलते हैं तो उसको समिट कहा जाता है। तो जो फर्स्ट लीडर्स समिट हुई थी वो I2U2 की वर्चुअली हुई थी जुलाई 2022 में, ठीक है। और अभी ये रिसेंटली ही फॉर्म हुआ है। इसको जो अब्राहम अकॉर्ड्स हुए थे, एक तरह से एक अग्रीमेंट हुआ था इजराइल और UAE के बीच में 2021 में, उसके बाद इसको स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। और साथ में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि वेस्टर्न क्वाड, आपने क्वाड का नाम सुना होगा, ये भी एक ग्रुपिंग है। और क्वाड में कौन कौन सी 4 कंट्रीज आती हैं? US और इंडिया तो है ही, इसके अलावा कौन सी क्वाड में कंट्रीज हैं? इसके अलावा है जापान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन सी कंट्री हो जाती है? UAE और इजराइल। तो इसको वेस्टर्न क्वाड के नाम से भी पुकारा जा रहा था। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए वेस्टर्न क्वाड में कौन सी कंट्रीज है, तो भी आपको पता होना चाहिए, राइट। और इसको स्टैब्लिश किया गया था एड्रेस करने के लिए इश्यूज पर्टेनिंग टू रीजन्स, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैरीटाइम सिक्योरिटी, इसलिए इसको स्टैब्लिश किया गया था। और साथ में इसको इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी कहा गया था इनिशियली। और मैंने वेस्ट एशियन क्वाड इसको कहा गया है, वेस्टर्न क्वाड या फिर वेस्ट एशियन क्वाड, तो ये याद रखिएगा। वेस्ट एशियन क्वाड अगर आ जाता है तो इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। साथ में अगर आप चाहें तो अपनी तरफ से अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लग रहे हों तो वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। आगे आने वाली सीरीज़ में हम उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।